अब देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये क्वेश्चन दिया था, याद है? करके लाए हो भाई इसको? जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दे गया था मैं गिफ्ट में। क्यों बेटा, याद है कि भूल गए? इसमें क्या निकालना था? वाई पैरामीटर्स, ठीक है ना? अब देखें, अब देखो इस नोड की वोल्टेज V1 है, इस नोड की है V2 और इधर V2 माइनस 2V1। अब अगर नोडल लगाएं, यहां पे KCL लगाएं, तो हम कहेंगे I1 इज V1/1 माइनस 2V1 प्लस V1 माइनस V2 माइनस 2V1/1। अब एलसीएम तो 1 ही आ गया, V1 V1 2V1 माइनस 2V1 0, 2V1 माइनस V2। ये तो पहली इक्वेशन हो गई भाई, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। यू आर वेलकम कल्याणी बेटा, यू आर वेलकम। अब आगे की बात करें, V2 वाली नोड पे अगर लगाएं, I2 इज V2/2, ठीक है, प्लस V2 माइनस 2V1 माइनस V1/1। अब 2 को बेटा अगर एलसीएम ले लिया जाए तो V2 प्लस 2V2 माइनस 6V1/2, तो ये हो गया माइनस 3V1 प्लस 1.5V2। अब देखो 2 और -1, -3 और 1.5, ये बनेंगे आपके वाई पैरामीटर्स, ठीक है? ये आ गया था भाई आंसर, जल्दी से बता दो यार। यही आया आंसर, बहुत ही बढ़िया। इमरान का तो यही आया है। कितने लोगों ने सेम आंसर डिराइव कर लिया था? अब समझ रहे हो टू पोर्ट सबसे आसान टॉपिक क्यों है? क्या है? केसीएल केवीएल नोडल मेश। यहां से जो है ना नेटवर्क के सारे बेसिक रिवाइज कर डालोगे अगर ये टॉपिक अच्छे से कर लिया। इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखता हूं। एक तरह से पूरा नेटवर्क आपका दोबारा आपकी नजरों के आगे घूमेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। गुड आफ्टरनून नितिन एंड शंकर। चलो बेटा अगले पैरामीटर पे चलते हैं, तीसरे पे। तीसरे पैरामीटर हमारे कौन से थे बच्चों? मैंने लिखवाए थे नाम एक साथ, हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर। इनको हाइब्रिड और एच बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर। I2 फिर से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। I2 ये करंट है, इन दोनों करंट के बराबर कर दिया। ये करंट कैसे निकाला? यहां से निकाला, V2 माइनस 2V1 माइनस V1/1। यही तो करंट है, जो इधर जा रहा है वही तो इधर जाएगा। तो ये वाला करंट मैंने इस रेजिस्टेंस से निकाल दिया और ये तो हो गया सिंपली V2/2, ठीक है? केसीएल ही तो लगाया है। चलो हाँ, तो हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर में मेरे भाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके I1 एंड V2। और डिपेंडेंट क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं V1 एंड I2। तो इसलिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। V1 इज H11 I1 प्लस H12 V2। I2 इज H21 I1 प्लस H22 I2, सॉरी V2। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए, H11 12 21
टू I1 V2। अब यहां अगर एक एक पैरामीटर की सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो देखो H11 कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म को जीरो करो, यानी V2 को जीरो करो, V1 बाय I1 when V2 is 0। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। शॉर्ट सर्किट हुआ ना, V2 0 होने का मतलब शॉर्ट सर्किट। और ड्राइविंग पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि एक ही पॉइंट पे आप करंट और वोल्टेज दोनों ले रहे हो। ये हो गई बात। अब H12 में I1 को जीरो करोगे, V1 बाय V2 when I1 is 0। इसे कहोगे रिवर्स ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। रिवर्स क्यों बोला? क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है ना। 1 वाली साइड तो इनपुट होती है, 2 वाली साइड आउटपुट होती है, ठीक है। अब H21 I2 बाय V1 सॉरी I2 बाय I1 when V2 is 0, इसे बोलोगे फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन, ठीक है, फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन। फिर H22 क्या होगा भाई? I2 बाय V2 when I1 is 0। तो ये हो गया ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट पोर्ट 2, ठीक है। ये 4 पैरामीटर आ गए। नाम क्लियर है? ठीक है। कल आप वाई पैरामीटर की प्रॉब्लम और आज प्रॉब्लम, ये 2 टाइप प्रॉब्लम होगा सर। वाई पैरामीटर मतलब बेटा कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये देखो ना कैसे केसीएल केवीएल नोडल मेश लगा के पैरामीटर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ गए, अब मैं क्या कहता हूं? सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की बात आएगी बेटा। अब देखो आपके पास ना ऐसी इक्वेशन है, ध्यान से सुनते चलना। और बच्चों नेटवर्क में कभी भी ये नहीं रटा जाता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेटवर्क है भाई, कोई रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है। समझो चीजों को, तरीका देखो कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, ये देखो। अब यार देखो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी, सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के लिए मुझे इसे Z में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे Z की कंडीशन पता है। अगर मैं इसे Z में ले गया तो मैं Z की कंडीशन से H की कंडीशन बता पाऊंगा। अब Z में ले जाने के लिए बेटा मुझे V1 और V2 चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। अगर Z पैरामीटर्स चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए V1 V2, राइट हैंड साइड पे I1 I2। अब आप इसकी सेकंड इक्वेशन से देखो मेरे बच्चे, सेकंड इक्वेशन से अगर देखो तो V2 निकालें अगर -H21 बाय H22 I1, ठीक है, +1 बाय H22 I2। ये मिल गया जी। ये तो आ गया V2 I1 I2 की टर्म में, लेकिन V1 भी चाहिए, V1 भी चाहिए। तो यहां V2 की जगह वैल्यू डालो, H11 I1 प्लस H12 तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो ये आ गया। ये जो बेटा टर्म बन रही है ना, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ H मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है डिटर्मिनेंट ऑफ H मैट्रिक्स।
समझ आया मैंने कैसे कन्वर्ट किया? आपको कन्वर्जन करते समय एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में यह ध्यान रखना है कौन सा वेरिएबल किस साइड पे लाई करना है, या फिर यह ध्यान रखो कौन से वेरिएबल्स को डिराइव करना है किसकी टर्म में। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं तो मुझे v1 और v2 डिराइव करने थे इन टर्म्स ऑफ i1 i2। अब देखो भाई, अगर मैं लिखूं यहां से z पैरामीटर्स, समझ में आया? तो कन्वर्जन बेटा रटना नहीं है, कन्वर्जन समझना है। कैसे करते हैं ये समझो, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। i1 i2। अब देखो यार यहां पे पैरामीटर क्या आ रहे हैं, पहला आ रहा है डेल्टा h बाई h22, दूसरा आ रहा है h12 बाई h22, तीसरा आ रहा है माइनस h21 बाई h22, चौथा आ रहा है 1 बाय h22। अब सिमेट्री के लिए बेटा डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं z के। सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री h के डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं ना बेटा। डायगोनल एलिमेंट अगर बराबर किए आपने, ये z पैरामीटर्स हैं, अब ये h नहीं रह गए हैं, ध्यान से समझ लो, अब ये z में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कंडीशन क्या आई सिमेट्री के ही, कि डिटर्मिनेंट ऑफ h मैट्रिक्स मस्ट बी 1, डिटर्मिनेंट ऑफ h मैट्रिक्स मस्ट बी 1। और रेसिप्रोसिटी के लिए ऑफ डायगोनल बराबर होते हैं h12 बाय h22 माइनस h21 बाय h22, तो h12 इज इक्वल टू माइनस h21। ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो ये कंडीशन आ गई, देखो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन आ गई भाई। ये क्लियर हुआ यहां तक? ये क्लियर हो गया? रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री की कंडीशन हमने कैसे निकाला। आपको बस बेटा क्या याद रखना है ना, पैरामीटर्स के अंदर देखो, अगर मैं रटने की बात करूं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल याद करोगे और ये कंडीशन याद करोगे सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की। इन केस भूल गए, z की याद है तो पैरामीटर को z में कन्वर्ट कर लेना, बस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है, इक्वेशन को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। एक बार आप किसी भी पैरामीटर से z या y पहुंच गए तो आपका काम तो आसान हो गया। अब देखो एक चीज और हम यहां कर सकते हैं, हम चाहें तो ना सर्किट भी बना सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंट सर्किट, देखो कैसे बनते हैं। अब देखना जरा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट अगर मैं बनाऊं z पैरामीटर का, आप लिखते हो v1, ये एक सिंपल बात है, केवीएल इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेज है। देखते चलना भाई, चमकेंगी बढ़िया तरीके से चीजें। अब बेटा अगर यहां सर्किट बनाना है तो देखो, ये हो गया Z11, ये केवीएल इक्वेशन है। अब दूसरी साइड का मैं करंट तो नहीं ला सकता, तो मैंने उस पे डिपेंडेंट एक सोर्स दिखा दिया। ध्यान से देखो, अब देखना जरा, ये V1 और बेटा ये I1, सोच के देखो, V1 इज Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z11 I1 प्लस Z12 I2 हो गया ना। मैंने Z11 को तो एज अ रेजिस्टेंस, एज अ इंपीडेंस दिखा दिया, लेकिन ये टर्म दूसरी तरफ से आई है, I2 की तरफ से, आउटपुट की साइड से, तो इसका करंट तो नहीं शो कर सकता इनपुट पे। इनपुट साइड करंट क्या होता है, I1, लेकिन ये टर्म किस पे डिपेंडेंट है, I2, इसीलिए मैंने इसको कैसे दिखाया, एज अ डिपेंडेंट सोर्स। अब आप समझ ही गए होगे, दूसरी साइड पे भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। Z21 I1 एक डिपेंडेंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस Z22, ये हो गया V2
एंड दिस वन विल बी I2। ठीक, V2 एंड I2 बन गया, सर्किट बन गया भाई। अब दूसरा Y पैरामीटर्स। अब देखो Y में आप लिखते थे I1 इज Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर करंट्स दिखाए हैं, करंट्स अगर दिखाए हैं मेरे भाई, तो यहां KCL लग रहा है। अरे भाई कोई आंसर दे दो कि कब तक खत्म हो रहा है हमारा नेटवर्क। मैं कई क्लासेस में बता चुका हूं, फिर भी बच्चे कुछ कुछ क्लास में आते हैं और एक ही सवाल करते हैं। आपस में बता दिया करो भाई आंसर, हर एक चीज का आंसर मैं थोड़ी दूंगा। अब देखो ये हुआ V1, KCL के लिए मैंने क्या किया ना, पैरेलल में ब्रांचेस दिखाई। अब देखो ये हो गया 1/Y11। क्यों? अब V1 को जब आप 1/Y11 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, Y11 V1, और इधर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखा दो Y12 V2, Y12 V2। सेम चीज यहां पे कर दो। यहां पे हो गया ये 1/Y22 देखो। अब यहां KCL की इक्वेशन हो जाएगी, यहां पे KCL की इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये Z पैरामीटर और Y पैरामीटर्स। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरे आपने डिफाइन किए H पैरामीटर। आपने कौन से डिफाइन किए, H पैरामीटर्स। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, V1 और ये जो H पैरामीटर है ना, ये आपके बीजेटी में यूज होते हैं, बीजेटी में H मॉडल बनता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, जो V1 वाली इक्वेशन है वो तो ऑब्वियसली क्या होगी, वो होगी KVL इक्वेशन। क्या होगी भाई, KVL इक्वेशन। तो सर KVL इक्वेशन कैसे दिखाएं, देखो V1 तो वोल्टेज है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगी, KVL इक्वेशन। ये हो गया H12 V2, H11 देखो बन गया। अब ये I2 की जो इक्वेशन है ऑब्वियसली ये क्या होगी, KCL। ये हो गया 1/H22। ये समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल करके क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होगा करंट। तो जब 1/H22 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा H22 V2, H22 V2। समझ आ गया, ये क्लियर हो गया भाई, जल्दी से बताओ ये क्लियर हो गया। चलो, तो इतना हमें समझ आ गया कि इक्विवेलेंट सर्किट में भी दिखा सकते हैं इन पैरामीटर को। बात क्लियर हो गई। चलो, अब इसके बाद बेटा मैं आता हूं चौथे पैरामीटर्स पे। द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज योर इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर
और जी पैरामीटर्स। अब यहां पे क्या होता है इनवर्स हाइब्रिड में, देखो जैसे Z का इनवर्स होता है Y, ऐसे ही H का इनवर्स होता है G। इसीलिए तो बोला इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो यहां पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे? यहां पे बेटा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे I1 एंड V2 और इंडिपेंडेंट होंगे V1 एंड I2। उल्टा हो गया ना, जस्ट उल्टा हो गया। तो अब आप यहां पे क्या लिखते हो, देखो कि सर I1 इज G11 V1 प्लस G12 I2 और V2 इज G21 V1 प्लस G22 I2। इसको मैट्रिक्स में भी सजा के लिख सकते हो बढ़िया से, I1 V2 सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इस बात का है डिपेंडेंट किसे मानना है और किसे इंडिपेंडेंट। आप वेरिएबल चेंज करो, पैरामीटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा अगर एक एक पैरामीटर डिफाइन करें। तो G11 इज I1 बाय V1 और इसमें I2 को 0 करोगे तो ये हुआ ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, G12 I1 बाय I2 एट V1 इक्वल टू 0, एट V1 इक्वल टू 0। तो इसे क्या बोलोगे, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। ठीक है, G21 is V2 by V1 when I2 is 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज गेन बन गया बेटा आपका। ठीक है, और लास्ट G22 is V2 by I2 when V1 is 0, यानी शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस एट पोर्ट 2। ये आ गए सभी पैरामीटर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब बात है सर यहां पे भी तो बात करोगे सर्किट की और यहां पे भी तो बात करोगे सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की। बिल्कुल बात करेंगे, पहले सर्किट की बात कर लेते हैं भाई जब बात कर ही रहे हैं। तो यहां पे आपके पास बेटा ऐसा कुछ रिलेशन है G11 V1 G12 I2 और V2 इज G21 V1 प्लस G22 I2। अब पहली इक्वेशन करंट पे आधारित है तो ये क्या होगा, ये होगा KCL। तो दिखाना पड़ेगा पैरेलल में। ये हो गया G12 I2। ठीक है, और ये हो गया 1 बाय G11।
अब दूसरी इक्वेशन में वोल्टेज है बेटा, तो ऑब्वियसली इट इज केवीएल। लो जी, ये बन गया नेटवर्क। बस आपको पहचानना है कौन सी इक्वेशन केसीएल बता रही है और कौन सी इक्वेशन केवीएल। अब सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी के लिए, फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी, आप क्या करो ना, मैट्रिक्स का इनवर्स ले लो बेटा। आप क्या करो, आप मैट्रिक्स का ले लो इनवर्स। यानी आप ऐसा लिख दो कि हमारे पास ये है ना अभी मैट्रिक्स I1 V2, क्योंकि जैसे ही आप इनवर्स लोगे आप H पे आ जाओगे। अगर आप H पे पहुंच गए तो H में तो आपको कंडीशन पता है भाई, तो आप H की कंडीशन के हिसाब से G की कंडीशन भी डिराइव कर सकते हो। टेक इनवर्स अब आपको यार 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स तो बहुत अच्छे से आता होगा। डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और ऑफ डायगोनल का नेगेटिव ले लेते हैं। अब मैं कहता हूं यहां से अगर कंपैरिजन करो तो ये आ गए ना पैरामीटर्स। अब मैं कहता हूं यहां पे क्या फंडा है सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी का। सिमेट्री की कंडीशन ये थी कि डेल्टा H मस्ट बी 1। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये होता है। अब यहां पे से अगर वैल्यू डालो H11 H12 तो ये हुआ G11 G22 बाय डेल्टा G का स्क्वायर माइनस H12 में आएगा माइनस G12, H21 में माइनस G21, तो G12 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देखो दोनों ही पैरामीटर में माइनस आ रहा था तो वो प्लस बन गया, एक माइनस तो पहले से था वो रह गया। अब यहां पे ये बन गया, देखो अगर एलसीएम ले लो, आपको समझ आ रहा है ये क्या बन गया, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ जी, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ जी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ जी का स्क्वायर। तो यहां से कंडीशन बेटा ये आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ जी इज 1। अब बात है रेसिप्रोसिटी की। रेसिप्रोसिटी में कंडीशन ये आई थी H12 इज माइनस H21, यही आई थी कंडीशन H12 इज माइनस H21, तो यानी माइनस G12 बाय डेल्टा G इज नेगेटिव ऑफ माइनस G21 बाय डेल्टा G। ठीक है, तो ये आ गई कंडीशन। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो बेटा तो कंडीशंस आर सेम इन G एज वेल एज H। जैसे Z और Y में कंडीशन सेम थी ना सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की, तो सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी कंडीशन आर सेम in H and G पैरामीटर्स।
यानी अगर किसी पैरामीटर का इनवर्स लिया जाए तो सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन नहीं बदलती। z का अगर y कर दोगे, h का अगर g कर दोगे तो कंडीशन सेम आनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस पे क्वेश्चन करो बेटा। ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, इसका h पैरामीटर निकालो। चलो जल्दी से पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको कराऊंगा t पैरामीटर या ABCD पैरामीटर जिसे कहते हैं। चलो बनाओ इसको। देखो t में z तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है बेटा, h पूछा है। z का तो मैंने शॉर्टकट बता ही दिया था लास्ट लेक्चर में आपको। h पैरामीटर का मतलब है आपको v1 और i2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ i1 एंड v2। v1 और i2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ i1 एंड v2। आया किसी का आंसर? देखो इसमें जो है ना, आप z तो डायरेक्टली लिख सकते हो मेरे भाई, v1 v2। z पैरामीटर अगर आप डायरेक्टली लिखें तो 2 और 6 8 6 6 3। अब इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना रह गया बस। ठीक है, क्यों इतनी मेहनत मुशक्कत करो सर्किट में, इक्वेशन से बनाओ। 6i1, अच्छा 3 और 6 9 आएगा ये, प्लस 9i2। अब मुझे क्या चाहिए, v1 और i2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ i1 एंड v2। तो फ्रॉम सेकेंड से शुरुआत करते हैं पहले। यहां से i2 निकल जाएगा -6/9i1 प्लस 1/9v2, ये हो गया। और इसको फर्स्ट में अगर डाल दिया जाए, 8i1 प्लस 6 -6/9i1 प्लस 1/9v2, 36/9 4, तो 4i1 प्लस 2/3v2। तो आपके पास कंडीशन कैसी बन गई है सर्किट में, 4 2/3 -2/3 और 1/9, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ये कंडीशन बन गई। तो मैंने पहले क्या किया, z निकाल लिया और फिर उससे मैं आ गया h के अंदर। मुझे कोई कन्वर्जन याद नहीं करना, फिर मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, इक्वेशन से अगर प्ले करते हो तो किसी भी पैरामीटर से दूसरा पैरामीटर निकाला जा सकता है, डोंट नीड टू मेमोराइज इट। अगला करो, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर G21। ये सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं बेटा, आपको G21 बताना है। करो।
G21 बताओ, ऑप्शन बताना कौन सा आ रहा है, ए बी सी या डी। और कल जो है ना, ये जो 6 पैरामीटर्स हम कवर कर रहे हैं, इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। 2 पोर्ट में मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर और लगेंगे, मे बी बाय वेंसडे और थर्सडे इट विल गेट ओवर। थर्सडे मान के चलो, थर्सडे तक जहां तक ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए, ग्राफ थ्योरी, कपल्ड सर्किट और 3 फेज सर्किट, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। शिशिर कह रहे हैं बी, बाकी लोग भी बताइए भाई। और याद रखना, आज डिजिटल की क्लास स्टार्ट हो रही है वरुण सर की, इसी चैनल पे शाम 4:30 से। अगर इसी फॉर्मेट में पढ़ना है, पूरी तरह से नोट्स बना के बढ़िया से, तो जरूर अटेंड करना। देखो हमें क्या पता है, यहां पे ना हम I1 और V2 निकालते हैं। अब यहां G21 क्या है, ये है V2 by V1 when I2 is 0। I2 को अगर 0 कर दिया, देखो जब कभी एक पैरामीटर पूछे ना, तो उसकी डेफिनेशन से निकालना। ये हुआ, इधर करंट कितना जा रहा है, V2/10, तो इधर भी कितना आ रहा होगा, V2/10। कैसे, क्योंकि इधर से तो कोई करंट आया नहीं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, V2 हो गई। ठीक है, तो यहां पे कितनी हो गई, 2V2 हो गई। यहां कितना गया, 2V2/10, तो यहां पे कितना आ गया, 3V2/10। तो V1 को अगर आप KVL से लिखें, 2V2, देखो कितना KVL KCL से ही बन गया, 0.2 डी। ओम्स नहीं आएगा वैसे, आंसर विल बी डी, 0.2। समझ में आया कैसे किया, डेफिनेशन से किया। देखो एक सीधी सी बात सोचो, जब 4 में से एक पैरामीटर पूछा है, तो पूरी मैट्रिक्स क्यों निकालें, हम पूरे चारों के चारों पैरामीटर क्यों डेराइव करें, आंसर तो एक ही का देना है। तो मैंने KCL KVL से एक पैरामीटर बना दिया। ठीक है, चल अब आते हैं बेटा हम अपने अगले पैरामीटर पे, 5वें पैरामीटर पे, दैट इज कॉल्ड एज T पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, T या फिर आप कह सकते हो ABCD। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके होते हैं, V2 एंड I2। V1 एंड I1, बात को समझना। अब इन्हें ट्रांसमिशन पैरामीटर क्यों बोला गया, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहलाते हैं क्योंकि ये पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं। फिर भले ही वो ट्रांसमिशन लाइन से हो कि सोर्स से लोड तक पावर जा रही है, भले ही वो ट्रांसफॉर्मर से हो, बट ये ऐसी सर्किट में यूज होते हैं जहां पावर ट्रांसमिशन की बात हो। समझ रहे हो, ये वहां यूज होते हैं जहां पावर ट्रांसमिशन की बात हो। तो जैसे मैंने बताया ना, H का यूज आपका BJT में होता है, तो यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, दैट इज ट्रांसफॉर्मर और
ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या होता है, सिंपल है, V1 इज AV2 प्लस B माइनस I2 और I1 इज CV2 प्लस D। अब बात ये आती है माइंड के अंदर कि सर यहां पे हमने माइनस साइन क्यों यूज किया, है ना, ये तो आनी चाहिए दिमाग में बात, नहीं आ रही तो दिक्कत की बात है। देखो क्या होता है मेरे बच्चों, जब हम पावर ट्रांसमिशन की एक्चुअली बात करते हैं तो क्या होगा कि जो आपका इनपुट वाला पोर्ट है वहां पे पावर सर्किट में जानी चाहिए और आउटपुट पे सर्किट के बाहर जानी चाहिए। एक सिंपल सी बात सोचो, है ना। तो आइडियली दोनों तरफ से पावर एब्जॉर्ब थोड़ी होनी चाहिए। जब आप पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो तो आपके हिसाब से अगर ये I2 है तो बाहर जाता हुआ करंट कितना होगा, माइनस I2, करेक्ट। बात समझ रहे हो, यहां पे क्या होना चाहिए कि सेंडिंग एंड से या सोर्स से पावर नेटवर्क में आई, तो यहां देखो नेटवर्क पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव से करंट अंदर जा रहा है, और यहां नेटवर्क पावर डिलीवर कर रहा है। यानी जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी से पावर लिया और सेकेंडरी पे लोड को दे दिया, ट्रांसमिशन लाइन है सोर्स से पावर लिया और जाकर के लोड को दे दिया, इसीलिए यहां माइनस I2 का यूज होता है। ये बात क्लियर हो गई, थैंक यू अंकित बेटा। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंस नेटवर्क मस्ट टेक पावर फ्रॉम सोर्स एंड deliver it to load, we consider minus I2 for such network। माइनस I2 लेना पड़ता है। तो ये माइनस I2 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ T पैरामीटर्स में यूज होगा, बाकी सब जगह I2 चलने देना। या देखो एक और पॉइंट लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिखना, इफ वी एक्चुअली शो I2 coming out, if we actually show I2 coming out from the output terminal, if we actually show I2 coming out from the output terminal, then we do not need to take negative of I2. We do not need to take negative of I2. But if I2 is shown, entering from port 2, I2 is shown entering from port 2, then while finding the parameters, we need to use minus I2, क्लियर हुआ, चमका बढ़िया तरीके से। अब देखो भाई, यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखोगे, समझ में आया ना, आपकी चॉइस है बेटा। अगर आप आउटपुट साइड पे I2 को एंटरिंग दिखा दिए तो पैरामीटर में माइनस I2 यूज करना, और अगर लीविंग दिखाए हो तो पैरामीटर में सीधे I2 ही यूज कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है सर इसमें सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी कैसे, और इसके अंदर नेटवर्क कैसे। एक पॉइंट ये लिखो, since on one side we have the parameters,
since on one side we have the parameters of port 1, we have the parameters of port 1, and on the other side we have the parameters of port 2. On the other side we have the parameters of port 2. We cannot design a network, we cannot design an equivalent network, we cannot design an equivalent network similar to other parameters. क्योंकि देखो बाकी के सभी पैरामीटर में जब V1 निकाला उसमें I1 की टर्म भी थी और कोई दूसरी टर्म भी थी, लेकिन यहां V1 की जो इक्वेशन है उसमें I1 आता ही नहीं, दोनों पैरामीटर दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही I1 की इक्वेशन में भी आपका कोई पैरामीटर आ ही नहीं रहा V1 से रिलेटेड। अब अगर आप पहली इक्वेशन देख के सीरीज सर्किट बना दो तो दूसरी इक्वेशन कह रही है इनपुट साइड पे पैरेलल सर्किट बनेगा। आप अब तक एक चीज देखें, अगर पहले जब हमने दो इक्वेशन बनाई थी तो पहली इक्वेशन अगर पोर्ट 1 से रिलेटेड थी तो दूसरी थी पोर्ट 2 से रिलेटेड। देखो चाहे आप H में देखो G में पहली इक्वेशन I1 की थी तो दूसरी V2 की, H में पहली V1 की तो दूसरी I2 की, लेकिन यहां तो दोनों इक्वेशन एक ही पोर्ट की हो गई। अगर पहली इक्वेशन देख के आप कहो सर KVL है तो दूसरी KCL बता रही है और एक ही पोर्ट पे बता रही है, तो दूसरे पोर्ट का तो नेटवर्क ही नहीं बना। समझ गए? एक पॉइंट और लिख लो, since both the equations are only representing parameters of port 1, we cannot design the network for port 2. We cannot design the network for port 2. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई भाई? अब आती है बात भाई इसकी सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी। मैं तो आपको फिर भी वही सुझाव दूंगा कि आप यहां से क्या करो, Z पे चले जाओ, यानी V1 V2 निकाल लो किसके टर्म में? I1 I2 की टर्म में। अच्छा सर, अब देखो सेकंड इक्वेशन से चलो, समझ में आया नेटवर्क क्यों नहीं बन सकता भाई? फ्रॉम सेकेंड V2 हम निकाल लेते हैं 1/C I1 प्लस D/C I2। इसको फर्स्ट में डाल दो, A/C I1 प्लस AD/C I2 माइनस B। तो A/C देखो कितना इजीली बन गया। तो देखो यहां पे क्या हुआ, A/C अब आप सिमेट्री के लिए डायगोनल एलिमेंट बराबर करोगे, अगर आपने बेटा डायगोनल एलिमेंट बराबर किए, आप ये देख पा रहे हो बच्चों कि कितना इजी है पैरामीटर्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। बताओ मुझे, आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि बस देखे ही जा रहे हो ऐसे ही? क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर याद कर लें क्या, तो याद नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझने के लिए आए हो, याद करना ही है। अगर ज़्यादा चीज़ है तो भाई मैं क्या पढ़ाऊँ फिर उसमें? मेरे से पढ़ रहे हो तो कम से कम ये सीखो कि बिना याद किए कैसे रैंक लाते हैं। हाँ बेटा मिल जाएगा आपको डिस्काउंट प्रणव, लेकिन कॉम्बैट के 3-4 दिन बाद आता है वो मेल, डिस्काउंट वाला आएगा, 3-4 दिन लगते हैं।
अब बेटा मैं लास्ट पैरामीटर्स पे मूव ऑन कर रहा हूं, ठीक है, जिसके बाद हमारे ये पैरामीटर्स वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। इनवर्स टी पैरामीटर्स। अब यानी अगर बेटा आपने सोर्स पलट के लगा दिया है 2 पे, अगर सोर्स आपने पोर्ट 2 पे लगा दिया और लोड लगा दिया पोर्ट 1 पे, तो इसके अंदर ये वाले पार्ट लिख लेना। इन इनवर्स टी पैरामीटर, इन इनवर्स टी पैरामीटर वी एज्यूम that source is connected at port 2 and load at port 1 ठीक है, इसीलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सचेंज हो गए, ये एक्सचेंज हो गए। अब आप क्या लिखते हो भाई, V2 इज A-V1, पहले की तरह ही चल रहा है, बस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सचेंज कर दिए, इनको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आया? कोई अलग से नाम नहीं दिया, कहां तक नाम देते रहेंगे। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते, ये बना। अब सर ये पैरामीटर निकालते कैसे हैं, ये पैरामीटर्स हम निकालते कैसे हैं? अच्छा, वैसे पिछले पैरामीटर में हम एक चीज छोड़ दिए ना, पिछले पैरामीटर में हम डेफिनेशंस छोड़ दिए यार। तो एक एक करके अगर डेफिनेशन लिखें, A is V1 by V2 when I2 is 0, that is reverse short circuit, sorry not short circuit, open circuit, है ना? ये वाला ऐड कर लेना यार, डेफिनेशंस हमारी रह गई थी। V1 by short circuit transfer impedance ये हो गया ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। और लास्ट बेटा D इज I1 by I2 शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। जब भी इनपुट बाय आउटपुट आएगा ना, तो रिवर्स वर्ड लगा देना, क्योंकि गेन हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है। तो ये हमारे आ गए सारे डेफिनेशंस। अब बात ये आ रही थी, क्या हुआ कि सर ये पैरामीटर आएंगे कैसे। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, देखना जरा। A डैश इज V2 by V1 when I1 is 0, तो ये क्या हुआ, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। V2 by V1 ना, आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज। V2 by माइनस I1, यहां पे बेटा V1 0 रहेगा, ठीक है। ये हुआ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस, ये क्या हुआ, ओपन सर्किट ट्रांसफर
एडमिटेंस और D डैश इज I2 बाय I1, एक्चुअली माइनस I1 व्हेन V1 इज 0। ये हो गया शॉर्ट सर्किट करंट गेन। अब लेकिन इसमें और T पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली बेटा इनवर्स से नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली इनवर्स से चीजें नहीं आने वाली हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स से तो नहीं मिलेगा, आप सबसे पहले ओरिजिनल वाले पैरामीटर लाना हो। क्या होगा देखो जरा, अब ये माइनस साइन अगर मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं, अब आप लो इनवर्स। अब अगर बेटा आप इनवर्स लोगे तो क्या बनेगा? 2/2 का इनवर्स कैसे लेते हो? देखो, डायगोनल वाले एक्सचेंज, ऑफ डायगोनल वाले नेगेटिव। लेकिन आपको तो V1 और माइनस I1 चाहिए। अगर माइनस I1 चाहिए, AD माइनस BC डेल्टा T होता ना, तो -1 बाय डेल्टा T माइनस D माइनस B माइनस C माइनस A। I1 वाली टर्म्स में ना अपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया, माइनस आप अंदर ले जाओ, D B C A बन गया। तो ये आ गए आपके इनवर्स पैरामीटर, यानी A डैश कितना हुआ? D बाय डेल्टा T, B डैश B बाय डेल्टा T, C डैश C बाय डेल्टा T और D डैश A बाय डेल्टा T। क्लियर हुआ भाई? ये चीज क्लियर हुआ? तो इस टाइप से इनवर्स आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। कल हम इसे भी डिस्कस करेंगे और कल हम बाकी एक असाइनमेंट भी करेंगे, एक हम क्वेश्चन का सेशन रखेंगे कल। तो आपके 2 पोर्ट पैरामीटर्स के सारी प्रैक्टिस कल हो जाएगी, ठीक है।